आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियों पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं कीश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल इन एसोसिएशन विद मारिया डे एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। टेस्टी फूड फॉर एवरी मूड। सीबीआई अदालत ने अमित शाह को दी राहत। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर में मिली क्लीन चिट। मुतासिन के भाई ने भी सीबीआई को बताया मरकज का तोता। जम्मू कश्मीर में सियासत ने ली नई करवट। पीडीपी ने दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का इशारा। बीजेपी भी हुकूमत साजी की फिराक में। गवर्नर से मिले राम माधव। धोनी का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म होने का भी नहीं किया इंतजार। अगले मैच में कोहली संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। सीबीआई मुंबई की खुसूसी अदालत ने अमित शाह को बड़ी राहत दी है। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में बीजेपी के सदर अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई है। मुंबई में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने अमित शाह को राहत देते हुए एनकाउंटर के इन दोनों मामलों से उनका नाम हटाने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान रियासत में किए गए फर्जी एनकाउंटरों में अमित शाह को मुलजिम बनाया गया था। हालांकि सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अदालत का एहतराम तो किया, लेकिन इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में अपील करने का अज़्म किया है। साथ ही फैसला देने वाले जज की शिकायत करने की भी बात कही है। फैसला ठीक नहीं है, फैसला ठीक नहीं है। अदालत सम्मान करते हैं मगर फैसला ठीक नहीं है। हाईकोर्ट जाएंगे, आर्डर की काफी हमारे हाथ में आ जाए, आर्डर पड़े, उसके बाद हम क्या करते हैं, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जज की कंप्लेंट करेंगे। कहीं लगा कि अब सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है बीजेपी की। सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है इसमें। कांग्रेस ने करा कि नहीं करा, बाकी बीजेपी ने पूरा करा। जैसे बिल्किस बानो केस में करा था, जैसे धर्म बेटा मर्डर में करा था, ऐसा इसमें भी करा है। अमित शाह को बचाया गया है, ऊपर से दबाव आके बचाया गया है। कार्यपालिका विधेयिकाएं और न्यायपालिका, कार्यपालिकाएं और विधायिका दबाव में आया करती थी। आज मुझे लगा कि न्यायपालिका दबाव में है। फैसले से नाराज रुबाबुद्दीन ने भी सीबीआई को मरकज का तोता करार दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को मरकज का तोता बता चुकी है। बचाया है, तोता होता है सीबीआई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तोता बोला है, उस तोते ने बचाया है। लगता है बीजेपी का सेंट्रल हुकूमत का पूरा हाथ है इसमें बचाने का। सोहराबुद्दीन के भाई ने इस फैसले पर मजीद और क्या कहा, ये सुनते हैं। इंतजार करो, क्या दुख हुआ? बहुत दुख हुआ है मुझे, बहुत दुख हुआ है। इस फैसले नाखुश हूँ, अदालत का सम्मान करता हूँ मैं, मगर इस फैसले दुखी हूँ। हाईकोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा और जिस जज ने फैसला सुनाया उसकी कंप्लेंट भी करूंगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं विभेद हुआ आपके साथ में? बहुत एविडेंस होने के बाद भी इसको अमित शाह को छोड़ दिया है। लेकिन आपको कहाँ पे लगता है गलती क्या है? नहीं रखा, गलती कहाँ पे लगी आपको? जजमेंट की कॉपी आ जाने तो बताएंगे। लेकिन फिर भी जजमेंट की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उससे सब रख दूंगा बाद। इस वक्त रुबाबुद्दीन काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि फैसला अमित शाह के फेवर में आया और ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस समय मुंबई से कैमरामैन रवि के साथ एहतराम अली। वहीं सोहराबुद्दीन के वकील का क्या कहना है, उनसे बात की समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे एहतराम अली ने। रुबाबुद्दीन जिन्होंने कंप्लेन की थी, विजय रहमत मेरे साथ में, आज तो डिस्चार्ज मिल गया। काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा आपको? We are disappointed. We will be moving the Bombay High Court very soon once the order is we get the complete order. आप लोगों के पास काफी एविडेंस थे। I won't say anything. लेकिन एविडेंस काफी थे, आपको उम्मीद थी कि इसमें डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी क्या रीजन मानते हैं? The reason the court has to give still. लेकिन अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे? High court. और रुबाबुद्दीन से बात हुई थी, उन्होंने बोला था जज के खिलाफ भी हम लोग No, कंप्लेंट I don't want to say anything about that. लेकिन आपको लगता है कहाँ पे चूक हो गई आपसे? नहीं, हमसे कोई चूक नहीं हुई है। नहीं, लेकिन जब डिस्चार्ज हो गया तो चूक ही समझी जाएगी ना? No. I wouldn't answer that question. चूक हमारे से नहीं कोई चूक। लेकिन 16 नंबर अक्यूज थे अमित शाह। इस समय Stop it. उम्मीद करते हैं कि आगे भी हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस मुंबई से कैमरामैन रवि के साथ एहतराम अली। हालांकि गुज़श्ता 26 दिसंबर को ही आम आदमी पार्टी ने कह दिया था कि सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को क्लीन चिट देने की तैयारी हो रही है। आज से 4 दिन पहले 26 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ हकीकत देश के सामने रखी थी।
जब अमित शाह के वकीलों ने 150 पन्ने के दस्तावेज दिए उनके पक्ष में, उसके जवाब में 3 दिन तक उसके पक्ष में दलीलें दी। उसके जवाब में सीबीआई ने एक जूनियर वकील को खड़ा कर दिया जिसने 15 मिनट तक केवल बात रखी, और वो बातें भी नहीं रखी जो कि सीबीआई के रिकॉर्ड में थी। तो कुल मिला के हकीकत ये है कि सीबीआई ने स्वतंत्र रूप से इस कांड के जो सीबीआई के अनुसार आरोपी थे उन पर आरोप बनाने की बजाय सीबीआई की तरफ से मिली भगत हुई है, जो कांग्रेस के जमानों में हुआ करता था। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि 26 दिसंबर को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर आशीष खेतान ने क्या कहा था। कुछ महीने पहले बीजेपी सरकार आने के बाद अमित शाह जी ने एक लंबी चौड़ी करीब 150 पन्ने की डिस्चार्ज एप्लीकेशन बॉम्बे की अदालत में सबमिट करी। आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा गुजरात में न चलाकर बॉम्बे में ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि गुजरात में इसका निष्पक्ष तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रायल नहीं हो पाएगा। विटनेसेस को डराना, धमकाना, एबडक्ट करने की ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई थी, और ये भी सीबीआई ने कहा था कि ये सब भी अमित शाह के कहने पर हो रहा था। विटनेसेस को डराने की तमाम कोशिशें, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश। तो बंबई की स्पेशल विशेष सीबीआई की अदालत में अमित शाह ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करी। इस महीने दिसंबर के महीने के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में एक बैटरी ऑफ लॉयर्स अमित शाह की तरफ से आए और कोर्ट में उन्होंने 3 दिन तक लगातार आर्ग्यूमेंट किया कि अमित शाह के ऊपर कोई मामला नहीं बनता है, और इस स्टेज पर ही, यानी कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही, यानी कि चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही अमित शाह के ऊपर ये मामला खारिज कर दिया जाए और अमित शाह को बिल्कुल बरी कर दिया जाए। 26 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेतान ने अमित शाह को लेकर सीबीआई के पहले के रुख के बारे में तफसील से बताया। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति का केस मीडिया ने पिछले 4-5 सालों में खूब जमकर कवर किया है। उसके फैक्ट्स में ज्यादा ना जाते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि सीबीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच शुरू करी तो सबसे पहली चार्जशीट में उन्होंने अमित शाह को एक्यूज बनाया और ये बताया कि अमित शाह पूरे मामले के प्राइम कॉन्स्पिरेटर थे। Amit Shah was the linchpin of the conspiracy, and Amit Shah was the kingpin of the extortion racket that he was running alongside with senior police officers of the Gujarat Police and gangsters like Sohrabuddin. और उसके बाद ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, बेल एप्लीकेशन के मामले सुप्रीम कोर्ट में आते रहे, स्टेटस रिपोर्ट समय समय पर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करती रही, और हर स्टेज पर, हर फोरम पर सीबीआई ने यह स्टैंड लिया कि अमित शाह से ही कॉन्स्पिरेसी शुरू होती थी और अमित शाह पर ही कॉन्स्पिरेसी खत्म होती थी। वहीं इस फैसले पर मरकज और बीजेपी में कोई फर्क नहीं आया। दोनों ने ही अमित शाह को लेकर खुशी का इजहार किया है। खामखा हम लोग अमित शाह जी को ऐसे टारगेट कर रहे थे। वो जो कोर्ट का जो मामला है उस पर हम लोग को इंतजार करना चाहिए था। इससे पहले लोग इतने ज्यादा जो है उछल कूद के बोलते थे, ये ठीक नहीं हुआ ना। अब कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम लोग मान्यता देकर के इज्जत देना चाहिए। राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर ये सब चार्ज लगाए गए थे, क्योंकि कांग्रेस पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ सकती थी, इसलिए एक मिसयूज किया गया और हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन सत्य की जीत हुई है और हमारा जो स्टैंड था कि ये सब फैब्रिकेटेड केसेस हैं, वो हमारा स्टैंड है, विंडिकेट हुआ। लेकिन सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में बीजेपी सदर अमित शाह को क्लीन चिट मिलने पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सीबीआई का मामला शक के दायरे में है। सरकार सीबीआई पे दबाव बनाकर इस तरीके के फैसले करा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपीए की सरकार पर तरह तरह के इल्जाम लगाते थे, लेकिन आज सीबीआई पे दबाव बना के इस तरीके के फैसले कराए जा रहे हैं। अदालत ने कोई फैसला दिया है, बगैर उस फैसले को संज्ञान में लिए, बगैर उसका अध्ययन करे, बगैर उसे पढ़े, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी अनुचित होगी। तो एक बार फैसले को संज्ञान में लेने के बाद, उसको पढ़ने के बाद अगर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो जरूर आपके समक्ष रखेंगे।
अगर असली मायने में देखें तो ये डिस्चार्ज जो हुआ है वो ही एक फेक एनकाउंटर, मतलब जिस तरीके से उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया पूरे सबूत के बावजूद, ये स्पष्ट रूप से ये मतलब नजर आ रहा है कि सीबीआई जो है फंक्शन करती है पीएमओ के तहत, और निश्चित रूप से उस पीएमओ का इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे नजर आ रही है। तो आज अगर न्याय दिलाना है, अगर कानून का पालन करना है, तो जरूरी हो जाता है ये केस को हायर लेवल ऑफ जुडिशरी पे रेफर करना, ताकि न्यायपालिका अपनी राय पूरे सबूतों के आधार पर दे। जिस पोजीशन में अभी हैं वहां से तो उनको बरी होना ही था, लेकिन पब्लिक डोमेन में, मीडिया में सारी बातें हैं। तो जो लोग सीबीआई ने जिस तरह की रिपोर्ट सौंपी होगी कोर्ट को, ये कहा होगा कि इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो कोर्ट ने कर दिया। तो सीबीआई को इसीलिए ना हम लोग कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि इस तोते को आजाद करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए इस मामले को। वक्त हो चुका एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी को लेकर। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर में सियासत नई करवट ले रही है। असेंबली इंतखाबात में सीटों का कुछ ऐसा हिसाब किताब बैठा कि रिवायती हरीफ एक दूसरे के नजदीक आने लगे हैं। पीडीपी ने एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद की तजवीज पेश की है, जिसके बाद बीजेपी का ख्वाब ताबीर होने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आने लगा है। वाज़ेह है कि कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने पहले ही इस इत्तेहाद का आइडिया दिया था। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने भी इस तरह की बात कही थी। बाद में उनकी बीजेपी लीडर से मुलाकात को लेकर तरह तरह के सवाल भी सामने आए थे। उधर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने जम्मू में गवर्नर से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बीजेपी के रियासती सदर जुगल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राम माधव की गवर्नर से हुकूमत साजी के अमल पर बातचीत हुई है। किशोर ने बताया कि 1 जनवरी को राम माधव गवर्नर से फिर मुलाकात करेंगे। इससे पहले राम माधव ने अपनी पार्टी के सभी अराकीन असेंबली से मुलाकात करके इस मामले पर राय मशवरा किया था। अराकीन ने मुतालबा किया है कि इस मरतबा जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला बीजेपी का ही होना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर पीडीपी हुकूमत बनाती है तो ये कश्मीर के लिए सही नहीं होगा। रियासत के बीजेपी सदर जुगल किशोर ने कहा कि मुस्तहकम हुकूमत सिर्फ बीजेपी दे सकती है। रियासत में हर सूरत में हुकूमत बीजेपी की ही बनेगी और वज़ीर आला भी बीजेपी का ही होगा। जुगल किशोर से बात की हमारे नुमाइंदे ज्योति पचनंदा ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम माधव आज राज्यपाल से मिले थे। मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर जी हैं। बातें सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा या आपका जिनसे गठबंधन होगा उससे होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। अभी जो महागठबंधन की बातें सामने आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, महागठबंधन कोई ऐसा गठबंधन नहीं हो सकता जो 6 साल या स्थायी सरकार दे सके, लोगों की बेहतरी के लिए वो सरकार हो। अगर लोगों की बेहतरी के लिए कोई सरकार बननी है और स्थायी सरकार बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई ऐसी सरकार नहीं बन सकती। क्या लगता है ये कब तक ये सारे समीकरण जिसमें आप अभी चर्चाएं कर रहे हैं, पहलू कर रहे हैं, अपने विधायकों से भी मिल रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, कब तक सामने ये तो एक अच्छी सरकार बनाने के लिए ये तो माथापच्ची
करना ही पड़ेगी ना। अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार बने और 6 साल के लिए बने लोगों की बेहतरी के लिए, तो फिर आपको इन प्रक्रियाओं से निकलना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में कोई कदम उठाए ये हम कभी नहीं करेंगे। ये बातें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी में जो अलायंस हो रहा है उसमें 6 शर्तें रखी गई हैं। वो मुझे इन शर्तों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, अगर कोई शर्तें होंगी तो आपको बता देंगे। तो इस तरह ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर, जिनका कहना है कि अगर राज्य में स्थायी सरकार होगी तो भारतीय जनता पार्टी के बिना नहीं हो सकते, और जिस महागठबंधन की बात कर रहे हैं वो किसी भी तरह से राज्य में एक स्टेबल सरकार नहीं दे सकता। इस समय जम्मू से सुनील के साथ ज्योति बचनंदन। हुकूमत साजी पर पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के गठजोड़ की खबरों पर जम्मू से बीजेपी लीडर हाजी गुलाम हसन ने कहा कि आवाम ने इन्हें इक़्तिदार से दूर रखने के लिए ही इनके खिलाफ वोट दिया था। ये गठजोड़ रियासत और आवाम दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। पीडीपी में अलायंस की बातें आ रही हैं, क्या सही मायने में क्या लोगों की नुमाइंदगी हो पाएगी इस परिस्थिति में? कैसे हो सकती है? क्योंकि उन लोगों के खिलाफ, उनकी पहली गवर्नमेंट थी, उन लोगों के खिलाफ ही लोगों ने वोट डाले थे। पहले भी कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की का गठबंधन था, उनकी सरकार थी, तो लोगों ने उसी सरकार के खिलाफ वोट दिए थे। लिहाजा मेरे ख्याल में ये उनका गठबंधन आवाम के लिए, कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। जेडीयू और एनसीपी का कहना है कि पीडीपी का बीजेपी के साथ आना गैर अखलाकी होगा, जबकि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस का साथ आना ही जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर है। जब श्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ सकते हैं तो मुफ्ती साहब और अब्दुल्ला परिवार के साथ आने में क्या दिक्कत है? भाजपा के साथ पीडीपी का जाना अनैतिक कार्य होगा। कि इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि पीडीपी हो या एनसी हो या कांग्रेस हो, सभी सेकुलर पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष उनकी विचारधारा है, और ऐसे पार्टियां अगर एक साथ मिलेगी और एक साथ अगर सरकार चलाना चाहें तो ठीक से चल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ पीडीपी की जो बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, और वैसी परिस्थिति में कोई सरकार नहीं चल सकती है। एक और ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर क्या है माहिरीन का रद्द-ए-अमल। मिल जाते हैं कुछ ऑफिसर्स हमें, थोड़े पागल, थोड़े अड़ियल, जिनके दिमाग में सिर्फ देश और देशभक्ति घूमती रहती है। ये देश के लिए मरना नहीं चाहते बल्कि जीना चाहते हैं, ताकि आखिरी सांस तक देश की रक्षा कर सकें। सुना है कसाब को एसी वाला कमरा दिया थे लोग ने, उससे तो ज्यादा ही किए हम। जब 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में चल रही सीजन के खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया कि मेलबर्न टेस्ट उनका आखिरी मुकाबला था। धोनी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का दबाव बताते हुए टेस्ट क्रिकेट से अलग होने का फैसला किया। वो वनडे और T20 क्रिकेट पर तवज्जो देना चाहते हैं। धोनी के फैसले के बाद सिडनी में होने वाले सीरीज के चौथे टेस्ट में विराट कोहली कप्तानी करेंगे।
ये मुकाबला 6 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन धोनी वनडे और T20 मैचों के कप्तान बने रहेंगे। और इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी समय के नुमाइंदे शबाब अनवर साहब और खेल उमूर के माहिर फजल इमाम मलिक साहब। पहले शबाब अनवर साहब से पूछते हैं। शबाब अनवर साहब, अचानक जिस तरह धोनी ने ऐलान किया है कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन वनडे और T20 में वो कप्तानी करते रहे हैं, ये फैसला क्यों आखिर उन्होंने इतनी जल्दी किया? मैं बिल्कुल ये पहले से मुतवक्किल था कि 3 वजूहात इसकी हो सकती हैं। जहां तक मेरी बात है, पहली तो ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट के 10 साल 2014 में उन्होंने पूरे किए हैं, तीनों फॉर्मेट का काफी दबाव था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि बैरूनी मुल्क ममालिक के मैदानों पर एज ए कैप्टन और एज ए क्रिकेटर एज ए बैट्समैन उनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं रही, उससे काफी वो मायूस रहते थे। और तीसरी अहम वजह ये है कि IPL में चेन्नई सुपर किंग में अपन की टीम जो कि BCCI के सदर के दामाद हैं, उनकी मुतनाज़ा टीम का हिस्सा बने रहने पर भी काफी दबाव था। और जिस तरह से उनके कायम मुकाम कप्तान यानी कि उनके नायब विराट कोहली काफी तेजी के साथ डोमेस्टिक और तो ये कहा जाए कि मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर बेहतरीन मुजाहरा कर रहे थे, तो धोनी किसी न किसी तरीके से पहले बैकफुट बजा चुके थे। और इस बात का भी गालिब इम्कान है कि आइंदा साल वो वनडे क्रिकेट से भी वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। और महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसी नफ्सियात के मालिक हैं जो इस तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुलकर ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जो फैसला लेते हैं वो अचानक लेते हैं। लेकिन एक बात जरूर हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख में हैरान कर देने वाली है कि किसी भी गैर मुल्की दौरे पर वैसे तो बहुत कम हुआ है कि किसी कप्तान ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया, और पहली मर्तबा है जब सीरीज मुकम्मल होने से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। महेंद्र सिंह धोनी को गर्चे टीम इंडिया सीरीज हार चुकी है, लेकिन धोनी को पूरी सीरीज मुकम्मल होनी देनी चाहिए थी और कप्तान की हैसियत से उन्हें आखिरी टेस्ट मैच भी खेला जाना चाहिए था। तो मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि पहली मर्तबा क्रिकेट के 10 साल में, जहां सचिन तेंदुलकर ने 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी 10 साल में थक जाए, ये बहुत हैरत की भी बात है और अफसोसनाक बात है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा कप्तान टेस्ट क्रिकेट में हिंदुस्तान के पास अब नहीं रहेगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह की क़यादत करते थे, जिस तरह के वो फैसले लिया करते थे, हालांकि के ऊपर पसंद और नापसंद जी फजल इमाम मलिक साहब, जिस तरह शबाब अनवर साहब कहते हैं कि तवक्को तो थी कि उन पर कहीं ना कहीं दबाव था कि वो टेस्ट क्रिकेट से सुबकदोश हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह उजलत में उन्होंने फैसला लिया है कि सीरीज भी मुकम्मल नहीं हुई है, तो किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? ये फैसला मुझे चौंकाने वाला, बहुत चौंकाने वाला है जी। सवाल समझ में ये नहीं आता कि अगर उन्हें रिटायरमेंट ही लेना था तो 2 टेस्ट क्यों खेला, 8 साल टेस्ट नहीं खेला तो पूरी सीरीज नहीं खेलते। और इससे एक जो दबाव है टीम को, मुझे लगता है कि जिस तरह शबाब ने कहा कि सीरीज के बीच से रिटायरमेंट का ऐलान करना, 4था टेस्ट नहीं खेलना, और हड़बड़ाहट में क्या था 4था टेस्ट खेलने के बाद भी आप रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते थे, तो ये टाइमिंग बहुत गलत चुना उन्होंने। अगर उन्हें रिटायरमेंट का फैसला लेना था तो इंग्लैंड दौरे के बाद ले सकते थे। 2 साल पहले उन्होंने कहा भी था, फर्स्ट में ही कहा था कि मैं किसी एक चाहे वनडे का कप्तान रहूंगा या टेस्ट का छोड़ने का उन्होंने एक इशारा भी दिया था। लेकिन अभी जो फैसला लिया है वो टीम का मुझे लगता है कि मोरल जो है उसको डाउन करेगा, क्योंकि आप 4था टेस्ट खेलना है अभी हिंदुस्तान को, तो ये फैसला चौंकाने वाला। मुझे जो लगता है कि टीम के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो क्रिकेट बोर्ड में एक जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, खास की अदालत का श्रीनिवासन जी को लेकर जिस तरह के कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से बार बार उनसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई, तो मुझे लगता है कि इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है धोनी के लिए कि धोनी एक दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो बहुत फादर थे वो परेशानी में है। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि यही नतीजा निकाला जा सकता है कि ये फैसला जो उनका वक्त है इस फैसले को लेने का वो मुनासिब नहीं था, टीम पर मनफी असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शबाब अनवर साहब और फजल इमाम मलिक साहब इस तफसीलात के लिए। और अब आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर देखते हैं। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं कीशकेक, द किंग ऑफ हेयर ऑयल, इन एसोसिएशन विद मारिया डे एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, टेस्टी फूड फॉर एवरी मूड।
सीबीआई अदालत ने अमित शाह को दी राहत। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर में मिली क्लीन चिट। मुतासिरीन के भाई ने भी सीबीआई को बताया मरकज का तोता। जम्मू कश्मीर में सियासत ने ली नई करवट। पीडीपी ने दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का इशारा। बीजेपी भी हुकूमत साजी की फिराक में। गवर्नर से मिले राम माधव। धोनी का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म होने का भी नहीं किया इंतजार। अगले मैच में कोहली संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। बड़ी खबर में अभी सिर्फ इतना ही। आलमी समय इंटरनेट पर देखिए। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। इजाजत दीजिए और देखते रहिए आलमी समय। आदाब।